हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी हमने करना शुरू किया था बेटा, और हमने स्टार्टिंग की बेटा 4 सर्विसेज हमने डिस्कस करी हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा बेटा एक बार ना मैं कल वाला केस बेटा पूरा आपको ना जो चार्ट हमने डिस्कस किया था बेटा उससे पूरा एक बार केस आपको रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, तो बेटा इसमें क्या कहा गया आपको कि गवर्नमेंट जो भी सर्विस देगी ना बेटा सारी की सारी एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट 4 सर्विसेज के। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, वेसल और एयरक्राफ्ट की सर्विस पोर्ट पे और एयरपोर्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स की सर्विस, और एनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। अब बेटा उन्होंने एक बात कही, पोस्ट की ना सारी सर्विसेज को बेटा टैक्सेबल नहीं करा गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सिर्फ 4 सर्विस को टैक्सेबल किया गया, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विस। बाकी सब सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की क्या रहेंगी बेटा, एग्जेम्प्ट रहेंगी। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने बेटा वेसल के रिलेशन में कोई सर्विस प्रोवाइड करी पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट के रिलेशन में कोई सर्विस प्रोवाइड करी तो वो भी बेटा टैक्सेबल होगी, जैसे रिपेयर्स और मेंटेनेंस की सर्विस या नेविगेशन सर्विस। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो पैसेंजर्स का हो, बेटा टैक्सेबल है, लेकिन सब्जेक्ट टू पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6, वो हम आज डिस्कस करेंगे बेटे। और एनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, बेटा याद रखना एनी अदर सर्विस में इन तीनों को छोड़ के आएंगी बेटा, पोस्ट को, वेसल एयरक्राफ्ट की और ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के बाकी जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है किसको, बिजनेस एंटिटी को, बेटा वो क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। लेकिन बेटा उनके लिए टैक्सेबल होने के लिए ना 3 शर्तें थी बेटा। पहली बात बिजनेस एंटिटी को दी गई हो, दूसरी बात बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो, और तीसरी बात कंसिडरेशन जो बिजनेस एंटिटी से लिया जा रहा है वो 5,000 से ज़्यादा हो। हाँ, रेंटिंग की जो सर्विस है उसके लिए 2 ही शर्तें हैं, बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए और कंसिडरेशन जो बिजनेस एंटिटी से चार्ज किया जा रहा है वो 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। बेटा बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर इररेलेवेंट होगा। ठीक है, और एक बात याद, लास्ट बात याद रखना, रेंटिंग पे बेटा फॉरवर्ड चार्ज है, रेंटिंग की सर्विस पे बेटा फॉरवर्ड चार्ज है। ठीक है, हाँ बाकी जो सर्विसेज हैं उस पे बेटा रिवर्स चार्ज है। ठीक है, बाकी बेटा हमने इसमें एक बात और करी थी, अगर गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो फुली क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेंगी। चलो बेटा आज हम शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज। सिंपल हैं बेटा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, बेटा मुझे एक बात बताओ, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटा कितने हो सकते हैं, रोड, रेल, एयर, वाटर। तो 4 ही मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, रोड, रेल, एयर, वाटर। चलो पहले रोड की बात कर ले बेटा, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। देखो क्या कहता है वो। अच्छा, रोड में बेटा ट्रांसपोर्टेशन कितनी चीज़ों के थ्रू हो सकता है, पैसेंजर्स की बात कर रहे हैं हम, तो बसेस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है पैसेंजर्स का, कैब्स के थ्रू मतलब कार्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है पैसेंजर्स का, और ऑटो रिक्शास के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है बेटा पैसेंजर्स का। बसेस में 2 बसेस आती हैं बेटा, गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट बसेस। गवर्नमेंट बसेस को हम नाम देते हैं स्टेज कैरेज और प्राइवेट बसेस को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। बेटा गवर्नमेंट बसेस भी 2 हैं, एसी, नॉन एसी। बेटा एसी को क्या करा गया, टैक्सेबल, लेकिन नॉन एसी गवर्नमेंट बसेस को क्या करा गया, एग्जेम्प्ट। अब सुनो, मैंने कल क्या बताया था बेटा, गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस देगी वो बेटा एग्जेम्पशन लिस्ट से बाहर कर दिया गया था उसको, लेकिन पॉइंट नंबर 5 ने
नॉन एसी गवर्नमेंट बसेस को वापस से एग्जेम्पशन लिस्ट में बुला लिया है बेटा। सुनो, पॉइंट नंबर 1 to 4 ने, या मैं बोलूं पॉइंट नंबर 1 ने, पॉइंट नंबर 1 ने बेटे गवर्नमेंट बसेस को एग्जेम्पशन लिस्ट से बाहर निकाल दिया, मतलब टैक्सेबल। और पॉइंट नंबर 5 ने गवर्नमेंट बसेस में से नॉन एसी गवर्नमेंट बसेस को वापस से बेटा एग्जेम्पशन लिस्ट में बुला लिया। किसको बुलाया है वापस से? नॉन एसी गवर्नमेंट बसेस क्या होंगी बेटा? एग्जेम्प्ट। एसी क्या होंगी? टैक्सेबल। तो लॉ का कहना बेटा क्या है? सिंपल। लॉ का कहना सिंपल है, अगर तुम्हारे पास एसी बस के देने का किराया है तो बेटा फिर तुम्हें जीएसटी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। रूल तो सिंपल लगता है ना भाई। तुम्हारे पास टैक्स आपकी एसी बस का देने का किराया है तो जीएसटी देना पड़ेगा बेटा। फिर जीएसटी देने के लिए भी तुम्हारे पास पैसा है। हां, अगर तुम्हारे पास एसी बस का किराया देने का पैसा नहीं है तो ठीक है, हम तुमसे आपका जीएसटी नॉन एसी गवर्नमेंट बसेस पे नहीं लेंगे। तो अगर एसी बस का फेयर दे सकते हो तो जीएसटी भी दे सकते हो। एसी बस का फेयर नहीं दे सकते तो बेटा जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? अच्छा, अगर प्राइवेट बसेस की बात करूं तो बेटा एसी को तो क्या रखा हुआ है? टैक्सेबल रखा हुआ है। बात रूल सिंपल है ना बच्चे। अगर आपके पास एसी बस का किराया देने का पैसा है तो जीएसटी आप दे सकते हो, टैक्सेबल रखा गया है। अब सुनो, नॉन एसी की अगर बात करूं तो बेटा सुनना ध्यान से। नॉन एसी बेटा दो तरह की होती हैं, एक तो होती है पॉइंट टू पॉइंट और एक होती है टूरिज्म ऑब्लिक स्पेशल चार्टर। मैं आपको एक बात समझाता हूं बेटा। ये पॉइंट टू पॉइंट क्या होती है बच्चे? बेटा पॉइंट टू पॉइंट पता कौन सी होती है? जो आपको ना सुनो, जैसे आप लोग मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सहारनपुर चौक से राजपुर रोड जाना है, तो बेटा मैंने बस पकड़ी यहाँ से सहारनपुर चौक से, उसने मुझे राजपुर रोड पे ड्रॉप किया, तो मुझे सहारनपुर चौक से बेटा राजपुर रोड जाना है। इसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो ये बस आपको एक बस स्टॉप से पिक करेगी और बेटा दूसरे बस स्टॉप पे आपको ड्रॉप करेगी। एक पॉइंट से पिक करेगी, दूसरे पॉइंट पे आपको ड्रॉप करेगी बेटा। एग्जेम्प्ट है, पॉइंट टू पॉइंट इज एग्जेम्प्ट। अच्छा, व्हाट इज टूरिज्म ऑब्लिक स्पेशल चार्टर? बेटा अज्यूम करो आप लोगों का नवंबर में बेटा एग्जाम्स होंगे और मैं आपसे ये कहता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, हम सब आपके रिजल्ट से पहले वैष्णो देवी माता के दर्शन करने चलते हैं, सारे के सारे एक बस से, ठीक है। तो बेटा मुझे बस को क्या करवाना पड़ेगा बेटा? स्पेशल चार्टर कराना पड़ेगा बेटा, मतलब स्पेशल बेसिस पे हायर करना पड़ेगा बेटा मेरे को बस को। तो मैंने बस हायर करी है टूरिज्म पर्पस के लिए, स्पेशल बेसिस पे हायर करी है बेटा, टैक्सेबल होगी। तो एक बात सुनो, बसेस का केस बेटा, गवर्नमेंट बसेस एसी क्या होंगी? टैक्सेबल। नॉन एसी एग्जेम्प्ट। प्राइवेट बसेस एसी टैक्सेबल। नॉन एसी में देखने वाली बातें दो हैं, पॉइंट टू पॉइंट है या टूरिज्म पर्पस के लिए। अगर पॉइंट टू पॉइंट है बेटा तो एग्जेम्प्ट है, टूरिज्म पर्पस के लिए है तो टैक्सेबल है। टूरिज्म मतलब शॉर्ट में लिख लो वैष्णो माता के दर्शन, याद आ जाएगा आपको। पहले बताओ बेटा, बात समझ आई? ये बात तो हो गई बसेस की। चलो आ जाओ कैब्स की। बेटा गवर्नमेंट कैब्स यानी मीटर टैक्सीज बच्चे क्या रखी गई हैं? एग्जेम्प्ट रखी गई हैं। तो याद रखना पॉइंट नंबर 1 ने बेटा मीटर टैक्सीज को एग्जेम्पशन लिस्ट से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए मीटर टैक्सीज, कल याद करो मैंने बताया था मीटर टैक्सीज क्या हो गई थी? टैक्सेबल। लेकिन पॉइंट नंबर 5 ने मीटर टैक्सीज को वापस से बेटा एग्जेम्पशन लिस्ट में बुला लिया है। क्या होंगी बच्चे? एग्जेम्प्ट होंगी। मीटर टैक्सीज एग्जेम्प्ट है। अच्छा, प्राइवेट कैब्स बेटा जो प्राइवेट लोगों की चलती है, रेडियो टैक्सीज मतलब बेटा ओला उबर, ये रेडियो टैक्सीज हैं, ये आपकी रेडियो टैक्सीज हैं, ये बेटा क्या होंगी? ये टैक्सेबल होंगी। तो मीटर टैक्सीज एग्जेम्प्ट है बेटा, प्राइवेट कैब्स या रेडियो टैक्सीज टैक्सेबल है बेटे।
और रही बात ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा बेटा एग्जेम्प्ट है। समझ आया? याद करें। पहले बताओ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने हैं? 4, रोड, रेल, एयर, वाटर। रोड में कितने हैं? 3 है बेटा, बसेस, कैब्स, ऑटो रिक्शा। बसेस 2 हैं, गवर्नमेंट बसेस, नॉन गवर्नमेंट बसेस। गवर्नमेंट 2 हैं, एसी, नॉन एसी। एसी टैक्सेबल, नॉन एसी एग्जेम्प्ट। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट बसेस बेटा 2 हैं, एसी टैक्सेबल, नॉन एसी अगर पॉइंट टू पॉइंट एग्जेम्प्ट, टूरिज्म बेसिस पे टैक्सेबल। ठीक है। अच्छा, कैब्स 2 हैं बेटा, गवर्नमेंट कैब्स, प्राइवेट कैब्स या रेडियो टैक्सीज। गवर्नमेंट टैक्स मतलब मीटर टैक्सीज एग्जेम्प्ट है, प्राइवेट कैब्स, रेडियो टैक्सीज टैक्सेबल होंगी, ऑटो रिक्शाज एग्जेम्प्ट है। सिंपल बेटा। अच्छा, ये तो हो गया रोड का। अब रेल की अगर बात करें तो बेटा मोनो रेल या मेट्रो। तो मेट्रो ट्रेन में बेटा सफर करते हो, उसके किराए पे जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। ट्रैमवे से बेटा आप ट्रैवल करते हो, एग्जेम्प्ट है। और नॉर्मल जो ट्रेन्स होती हैं, नॉर्मल जो ट्रेन्स होती है उनसे ट्रैवल करते हो तो बेटा नॉर्मल जो ट्रेन्स होती हैं उनमें कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, क्लासेस होते हैं, जैसे जनरल क्लास हो गया बेटा, स्लीपर क्लास, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी। तो उन्होंने कहा है जो फर्स्ट क्लास या जो एसी कोच है वो तो बेटा टैक्सेबल है। मैंने आपको बताया है आपके पास एसी का किराया देने का पैसा है तो बेटा आपके पास जीएसटी देने का भी पैसा है। हां, अगर आप अदर से ट्रैवल करते हो मतलब नॉन एसी, मतलब जनरल या स्लीपर क्लास, तो बेटा वो क्या रखा गया है? एग्जेम्प्ट रखा गया है। बात समझ आई? अच्छा, एयर की अगर बात करें बेटा ध्यान से सुनना जरा। एयर में एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन। एपी मतलब बेटा अरुणाचल प्रदेश, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा। बेटा एम्बार्किंग फ्रॉम, एम्बार्किंग फ्रॉम मतलब डिपार्टिंग फ्रॉम, डिपार्टिंग फ्रॉम, और टर्मिनेटिंग इन अराइवल इन। तो बेटा उन्होंने पता क्या कहा, अगर आपकी फ्लाइट इन जगहों से डिपार्ट करती है या इन जगहों पे अराइव करती है मतलब लैंड करती है तो बेटा एग्जेम्प्ट है। कितनी जगहें बेटा? 8 जगहें हैं टोटल। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा। तो बेटा उन्होंने क्या कहा, इन 8 जगहों से आपकी फ्लाइट डिपार्ट करती है या इन 8 जगहों पे लैंड करती है, एग्जेम्प्ट होगा बेटा। हां, अदर्स क्या होगा बच्चे? टैक्सेबल। तो एक बार बताओ बेटा, मेरी फ्लाइट फॉर एग्जांपल दिल्ली से सिक्किम के लिए बेटा टेक ऑफ करती है, दिल्ली से सिक्किम के लिए बेटा। तो क्या सिक्किम में क्या कर रही है? अराइव कर रही है ना सिक्किम में। तो मुझे बताओ क्या उस फेयर पे बेटा जीएसटी आएगा? नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। तो अगर आपकी फ्लाइट सिक्किम से टेक ऑफ करती है या सिक्किम में लैंड करती है, नो जीएसटी, एग्जेम्प्ट। अगर बेटा मैं दिल्ली से देहरादून आता हूं तो बेटा जीएसटी आएगा, क्योंकि आपका दिल्ली और देहरादून दोनों ही इन 8 जगहों में फॉल नहीं करते हैं बेटा। तो अदर्स में जैसे आप देहरादून से आप दिल्ली जाते हो तो बेटा टैक्सेबल होगा। हां, दिल्ली से सिक्किम जाते हो, एग्जेम्प्ट रहेगा बेटा। बात समझ आई बेटा? ये हो गया एयर का केस। बेटा समझ आ रहा है सबको? फिर आता है बेटा वाटर। बेटा वाटर में ना, अगर हम वाटर की बात करें तो बेटा वाटर 2 तरह का होता है। एक तो होता है रिवर, जो इंडिया को कनेक्ट करती है बेटा, विद इन इंडिया, और एक होता है बेटा सी, जो बेटा थोड़ा सा और बड़ा वाइडर टर्म हो गया।
तो बेटा रिवर को हम नाम देते हैं इनलैंड वाटरवेज। तो अगर आप रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हो ना पैसेंजर्स का, रिवर के थ्रू, तो बेटा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अच्छा सुनना बेटा, अगर सी में आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो समुद्र में, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब पॉइंट टू पॉइंट, एक जगह से पिकअप किया दूसरी जगह पे ड्रॉप किया, एग्जेम्प्ट बेटा। और अगर टूरिज्म पर्पस से है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, आजकल तो ये बहुत सारे क्रूजेस चल गए हैं ना, जेमिनी क्रूज, वर्गो क्रूज, बहुत सारे दुनिया भर के बेटा क्रूज हैं। इन क्रूजेस में आजकल बेटा पैकेज निकलते हैं आपके ना, इन क्रूजेस में बेटा आपके पैकेज निकल रहे हैं भाई, 2 नाइट्स और 3 डेज का पैकेज है। ठीक है, वो बेटा क्या है, टैक्सेबल। और बेटा बात भी आपको समझ आएगी, क्रूज के लिए तुम 2 लाख रुपए दे सकते हो, तो 2 लाख रुपए पे 18% जीएसटी नहीं दे सकते भाई। तुम्हारे पास क्रूज का 2 लाख रुपए देने को है, हमारा जीएसटी देने को नहीं है, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई ना बेटा। क्या रखा गया है, इसे टैक्सेबल रखा गया है। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ, एक रिवीजन करेंगे बेटे। चलो जल्दी से आ जाओ बेटा, आ जाओ। पहले बताओ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटा कितने हैं, रोड, रेल, एयर, वाटर। रोड में कितने, 3, बसेस, कैब्स, ऑटो रिक्शा। बसेस बेटा 2 तरह की, गवर्नमेंट बसेस यानी स्टेज कैरेज, प्राइवेट बसेस यानी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। गवर्नमेंट बसेस 2, एसी, नॉन एसी। एसी बेटा टैक्सेबल, नॉन एसी बचे एग्जेम्प्ट। अच्छा, प्राइवेट बसेस भी 2, एसी टैक्सेबल, नॉन एसी पॉइंट टू पॉइंट है तो एग्जेम्प्ट। टूरिज्म के लिए है टैक्सेबल। अच्छा, अगर कैब्स की बात करें बेटा, तो गवर्नमेंट कैब्स, प्राइवेट कैब्स ऑब्लिक रेडियो टैक्सीज। गवर्नमेंट कैब्स को हम क्या नाम देते हैं, मीटर टैक्सीज, एग्जेम्प्ट है बेटा। प्राइवेट कैब्स या रेडियो टैक्सीज क्या होंगी बच्चे, टैक्सेबल होंगी। ऑटो रिक्शा एग्जेम्प्ट है। रेल की बात करी जाए तो 3 कैटेगरी हैं, मोनोरेल, मेट्रो, ट्रैमवे, एग्जेम्प्ट है बेटा। और जो नॉर्मल ट्रेन हैं बच्चे, उनमें एसी कोचेस हैं और जनरल और स्लीपर क्लास है बेटा। जो एसी कोचेस हैं वो तो टैक्सेबल होंगे, एसी को एग्जेम्प्ट करने का मतलब ही नहीं उठता बेटा। आपके पास एसी का फेयर देने के पैसे हैं, आपके पास जीएसटी देने के पैसे नहीं है, तो एसी को क्या करा गया, टैक्सेबल। हाँ, जनरल और स्लीपर क्लास को क्या करा गया, एग्जेम्प्ट। फिर आता है एयर। एयर में उन्होंने कहा अगर आपकी फ्लाइट डिपार्ट या अराइव, मतलब आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंड करती है 8 जगहों में से किसी जगह पे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा, इन जगहों पे या तो टेक ऑफ करती है या इन जगहों पे लैंड करती है तो एग्जेम्प्ट है बेटा। हां, बाकी केसेस में टैक्सेबल होगा। अच्छा, और लास्ट बचता है बेटा वाटर। वाटर में 2 चीजें हैं, रिवर और सी। रिवर को हम नाम देते हैं इनलैंड वाटरवेज, जो कि एग्जेम्प्ट रखा गया है। और सी में भी 2 बातें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्ट है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन टूरिज्म के लिए है तो टैक्सेबल है। सब बताओ बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का केस बेटा हमारा कवर हुआ, क्लियर हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट केस बेटा मैं शुरू करने वाला हूं, बहुत ध्यान से। क्लियर है सबको, आ जाओ बेटे। अगला आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बेटा बहुत ध्यान से देखना है। फिर से बेटा ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स तो वही 4 है ना बेटे, कौन कौन से, रोड, रेल, एयर, वाटर। ध्यान से सुननी है बेटा मेरी बातें बच्चे। रोड में क्या क्या है, कोरियर एजेंसी बेटा, है ना मिसिंग है, लिख लेना, टैक्सेबल होगा बेटा। कोरियर एजेंसी लिख लेना, मिसिंग है बेटा। कोरियर एजेंसी बेटा टैक्सेबल है। तो जो कोरियर एजेंसी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, टैक्सेबल है बेटा, टैक्स आएगा उस पे। तो बेटा एक बार बताओ, कोरियर और स्पीड पोस्ट बेटा इन दोनों में बताओ क्या डिफरेंस है। कुछ भी नहीं बेटा। कोरियर प्राइवेट है,
स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट का है, बात समझो बेटा। कोरियर प्राइवेट है, ब्लू डार्ट दुनिया भर के आगे ना आजकल, तो ब्लू डार्ट जैसे हो गया, ये प्राइवेट है। स्पीड पोस्ट बेटा गवर्नमेंट है ना। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने स्पीड पोस्ट को बेटा टैक्सेबल किया या नहीं? बिल्कुल किया। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 सर्विसेज बेटा टैक्सेबल हैं, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विस। स्पीड पोस्ट को टैक्सेबल किया, तो कोरियर को बेटा एग्जेम्प्ट कैसे कर देंगे भाई? दोनों जब सेम ही हैं, बस फर्क इतना ही तो है, कोरियर प्राइवेट लोग कर रहे हैं और स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट का है। तो जब स्पीड पोस्ट टैक्सेबल हो गया तो बेटा कोरियर एग्जेम्प्ट कैसे हो जाएगा? कोरियर को भी उन्होंने क्या करा? टैक्सेबल। ठीक है। अच्छा, जीटीए की सर्विस बेटा, अब इस पे मेरा ना मेन डिस्कशन है आपसे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, जीटीए पे हमारा मेन डिस्कशन है। आओ जरा मेरे साथ साथ, ये देखो बेटा क्या होता है जीटीए, पूरा केस डिस्कस करेंगे बेटा ध्यान से। जीटीए बेटा क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होती है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स एनी सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड। तो बेटा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो पर्सन है जो आपको सर्विसेज देती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कोई भी पर्सन जो आपको गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है वो बेटा जीटीए है। ठीक है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है और वो क्या है? एंड इश्यूज कंसाइनमेंट नोट। बेटा एक बात याद रखना, किसी भी पर्सन को जीटीए तब माना जाएगा जब वो कंसाइनमेंट नोट क्या करेगा? इशू। क्या होता है कंसाइनमेंट नोट? पहले मेरे साथ साथ ना आ जाओ यहां पर बेटा, ध्यान से सुनना है मेरी बातें। लिखो हेडिंग, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। देखो बेटा एग्जाम्पल से समझो बेटा, बड़ी काम की बातें करेंगे हम इसमें। बेटा ये है कंसाइनर जो गुड्स भेज रहा है, ये है कंसाइनर। और बेटा ये है कंसाइनी जिसको गुड्स भेजे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, कंसाइनर रहने वाला है देहरादून का, ठीक है, और कंसाइनी रहने वाला है बेटा दिल्ली का। इसका मतलब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होना है फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली। ठीक है, अब बेटा एक बात तो क्लियर है ना, देहरादून से अगर दिल्ली गुड्स भेजने हैं तो बेटा आपको सर्विसेज किसकी लेनी पड़ेंगी? आपको बेटा जीटीए की सर्विसेज लेनी पड़ेगी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की आपको सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। तो ये बेटा आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। ये आपकी बेटा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। तो अगर आपको देहरादून से दिल्ली गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो जीटीए की सर्विसेज तो चाहिए बेटा। ठीक है, सुनो अब बेटा मैंने क्या करा, मैं कंसाइनर हूं, मैंने जीटीए को अपने गुड्स बेटा हैंड ओवर करे। मैंने जीटीए को अपने गुड्स क्या करे बेटा? हैंड ओवर करे।
ठीक है, और मैंने कहा तुम्हें ये गुड्स दिल्ली में इस पते पे डिलीवर करने हैं, गुड्स डिलीवर्ड, गुड्स टू बी डिलीवर्ड। कहां पर डिलीवर करने हैं बेटा? दिल्ली में। चलो हो गई बात। अब सुनो बेटा, एक बात याद रखना, इस पर्सन को बेटा जीटीए तब कहा जाएगा जब ये जीटीए आपको, कंसाइनर को क्या इशू करेगा? कंसाइनमेंट नोट। तो अगर कोई पर्सन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है लेकिन कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहा है बेटा, वो जीटीए नहीं है। तो कोई पर्सन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लेकिन कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहा, तो वो जीटीए नहीं है बेटा। तो जीटीए जब गुड्स को टेक करता है ना, अपने पास लेता है बेटा, वो बदले में कंसाइनर को क्या इशू करेगा? कंसाइनमेंट नोट। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये कंसाइनमेंट नोट क्या होता है, इसमें क्या क्या लिखा होता है, वो जरा बेटा मैं आपको रीडिंग करवाता हूं। देखो बेटा, कंसाइनमेंट नोट मीन्स अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द बेटा ट्रांसपोर्टर, मतलब जीटीए, अगेंस्ट रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो याद रखना, जैसे ही जीटीए गुड्स रिसीव करेगा वो बदले में कंसाइनर को क्या इशू करेगा? कंसाइनमेंट नोट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज विच इज सीरियली नंबर्ड। बेटा गुड जो कंसाइनमेंट नोट होना चाहिए ना, वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, मतलब हर कंसाइनमेंट नोट के ऊपर एक नंबर बेटा प्रिंटेड होना चाहिए। एंड कंटेन्स, क्या क्या आएगा बेटा इसमें, ध्यान से सुनना। नेम ऑफ कंसाइनर, बेटा कंसाइनर का नाम और कंसाइनी का नाम, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज इन विच गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, मतलब जिस ट्रक में या लॉरी में वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है देहरादून से दिल्ली, उसका बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। फिर डिटेल्स ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, मतलब किस तरह के गुड्स, गुड्स का डिस्क्रिप्शन उसे कंसाइनमेंट नोट में मेंशन करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब गुड्स चले कहां से हैं, जा कहां रहे हैं। तो हमारे वाले केस में बेटा बताओ, ओरिजिन है देहरादून और गुड्स का डेस्टिनेशन बेटा दिल्ली। और क्या आएगा? ग्रॉस वेट ऑफ कंसाइनमेंट, मतलब जो कंसाइनमेंट भेजा जा रहा है जीटीए के थ्रू, उसका वेट क्या है बेटा। अच्छा, ये मैं अभी बाद में बताऊंगा बेटा। जीएसटिन ऑफ पर्सन लाइबल फॉर पेइंग जीएसटी, कंसाइनर और कंसाइनी और जीटीए, ये छोड़ देना बेटा अभी, बाकी कुछ अदर पर्टिकुलर्स भी स्पेसिफाई किए जाएंगे। तो याद रखना, जीटीए जब गुड्स रिसीव करेगा तो वो कंसाइनर को बेटा बदले में क्या इशू करेगा? कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा। क्या क्या आएगा कंसाइनमेंट नोट में? कंसाइनर का नाम, कंसाइनी का नाम, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जिस व्हीकल में, जिस गुड्स कैरेज में गुड्स जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा बेटा। डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड आएगा, ग्रॉस वेट ऑफ कंसाइनमेंट आएगा, जीएसटिन आएगा। ये मैं अभी बाद में आपसे बात करूंगा। बात बेटा समझ आई? अच्छा, अभी सुनने बेटा मेरी बातें। बेटा अब एक बात मुझे ना अभी आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात और करनी है। चलो यहां तक तो हमें समझ आया। अब मैं बेटा एक बात आपसे और करना चाहता हूं कि जीटीए अपनी सर्विसेज दे रही है, मतलब जीटीए तो हो गई सप्लायर, जीटीए सर्विस दे रही है ना, तो जीटीए तो हो गई सप्लायर। बेटा मुझे जानना है कि रेसिपिएंट कौन होगा। ये कंसाइनर रेसिपिएंट है या कंसाइनी रेसिपिएंट है? बेटा रेसिपिएंट कौन होगा? जीटीए तो सप्लायर है, जीटीए तो सर्विस दे रही है, वो तो सप्लायर है। बेटा रेसिपिएंट कौन है? कंसाइनर रेसिपिएंट है या कंसाइनी रेसिपिएंट है? किसको माने बेटा रेसिपिएंट?
भाई कंसाइनर को मानू रेसिपिएंट, या बेटा मैं कंसाइनी को मानू रेसिपिएंट? रेसिपिएंट कौन है, किसको माना जाए बेटा रेसिपिएंट? क्या कहते हो? मैं आपको बताऊं बेटा, बेटा सुनो, उन्होंने पता क्या कहा, रेसिपिएंट कौन होगा? whosoever, whosoever pays freight। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको, बेटा रेसिपिएंट कौन होगा? भैया मैं अगर जीटीए हूं ना तो मेरा मालिक तो वो है जो मुझे पैसा दे रहा है। बात समझो, आपने पढ़ा है बेटा कंसाइनमेंट चैप्टर में, वैसे तो फ्रेट जनरली कंसाइनर देता है, लेकिन कई बार, याद करो कंसाइनमेंट चैप्टर, फ्रेट टू पे होता है। फ्रेट टू पे का मतलब क्या हुआ? फ्रेट कंसाइनर को नहीं कंसाइनी को देना है। तो बेटा याद रखना, जीटीए के लिए रेसिपिएंट वो होगा जो उसको भाड़ा देगा बेटा, फ्रेट देगा, तो उसको रेसिपिएंट मानेंगे जो फ्रेट देगा। जो भी फ्रेट देगा मेरे लिए तो वो भगवान है, मतलब रेसिपिएंट है बेटा। मुझे कंसाइनर कंसाइनी से मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है मेरे किराए से, मेरे फ्रेट से, मेरे भाड़े से। जो मुझे फ्रेट देगा वो मेरे लिए क्या है बेटा? रेसिपिएंट है। पहले बताओ, बात समझ आई बेटा? तो एक बात बताओ, सुनो, सप्लायर कौन होगा बेटा? सप्लायर तो जीटीए ही है। रेसिपिएंट कौन होगा? जो भी दोनों में से जीटीए को क्या देगा? फ्रेट। वो बेटा जीटीए के लिए क्या है? रेसिपिएंट है। पक्का बताओ, बात समझ आई? अभी ना बेटा मैं एग्जेम्प्ट टैक्सेबल पे अभी बिल्कुल नहीं आया हूं, अभी तो मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूं। पक्का बताओ बेटा, समझ आया जीटीए क्या होता है बेटा? पूरा केस। अच्छा, अब आते हैं जरा काम की बातों पे बेटा। देखो यहां पर आओ बेटा मेरे साथ। बेटा एक बात बताओ, जीटीए की सर्विसेज उन्होंने बेटा क्या रखी हुई है? टैक्सेबल। मतलब जीटीए की सर्विसेज पे टैक्स आएगा बेटा। लेकिन बच्चे कुछ बातें हैं इसमें जो आपको पढ़नी है, ये देखोगे बेटा, जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं ये देखना है बेटा। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉलोइंग गुड्स बाय जीटीए विल रिमेन एग्जेम्प्ट। मतलब बेटा जीटीए की सर्विस पे टैक्स आएगा या नहीं वो डिपेंड करता है जीटीए ट्रांसपोर्टेशन कौन से गुड्स का कर रहा है बेटा। तो अगर जीटीए बचे इन गुड्स का कर रहा है ना ट्रांसपोर्टेशन, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, तो उस केस में बेटा जीटीए की सर्विसेज क्या रखी गई हैं? एग्जेम्प्ट। हां, इनके अलावा बेटा अगर जीटीए किसी और गुड्स का क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन, तो बेटा जीटीए की सर्विस पे टैक्स आएगा। अच्छा, कौन कौन से वो बेटा गुड्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट रखा गया है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी कृषि उत्पाद, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर यानी खाद, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। बेटा रिलीफ मटेरियल मतलब जैसे कई बार आपदा आ जाती है ना बेटा, अभी उत्तराखंड में जब बद्रीनाथ केदारनाथ की साइड आई थी बेटा, फ्लड्स वगैरह आए थे, तो उस टाइम पे जीटीए की सर्विसेज को यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल जैसे बेटा फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है बेटा, फूड आइटम्स, मेडिसिन्स करी जाती हैं बेटा ट्रांसपोर्ट, क्लोथ्स किए जाते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट। तो रिलीफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है बेटा, एग्जेम्प्ट है। बाकी बच्चे अगर जीटीए की सर्विसेज के थ्रू डिफेंस या मिलिट्री के इक्विपमेंट्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो भी क्या है? एग्जेम्प्ट। तो बेटा कितने गुड्स हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट,
फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रिलीफ मटेरियल और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट। तो टोटल 9 टाइप ऑफ गुड्स हैं जिनको अगर आप जीटीए के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हो तो एग्जेम्प्ट है। और बेटा अगर 9 के अलावा कोई और गुड्स बेटा ट्रांसपोर्ट करते हो, रिमेनिंग गुड्स, तो बेटा टैक्सेबल होगा। बात समझ आई बेटा? तो पहली बात समझो बेटा, पहली बात तो आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि जीटीए की सर्विसेज टैक्सेबल हैं, लेकिन अगर जीटीए के थ्रू आप 9 टाइप ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो तो एग्जेम्प्ट है। कौन कौन से हैं बेटा याद करो? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और आपका डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट और रिलीफ मटेरियल। तो 9 गुड्स हैं जो जीटीए के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट होंगे तो बेटा उन पे टैक्स नहीं आएगा। हां, 9 के अलावा कोई और गुड्स करते हो तो बेटा टैक्सेबल है। बात समझ आई पहली बात? अच्छा, सेकंड ध्यान से सुनना बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन other than the following is exempt from tax। तो बेटा मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना है बेटा। बेटा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर जीटीए अपनी सर्विसेज देता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, बेटा अनरजिस्टर्ड मतलब जिसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है। लिखना बेटा मेरे साथ साथ, नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जिसने बेटा जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है। ठीक है, तो उस केस में बेटे ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा, सुनो ध्यान से। उन्होंने कहा अगर जीटीए अपनी सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है जीएसटी में, ठीक है, अदर देन द फॉलोइंग। अब ये अदर देन द फॉलोइंग कौन है बेटा? बेटा शॉर्ट में याद रखना है बस। फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सुनना मेरी बात है अभी बेटा। उन्होंने क्या कहा? जीटीए अगर अपनी सर्विस देता है किसी ऐसे पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री बेटा वो फैक्ट्री जो है ना वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में तो रजिस्टर्ड है लेकिन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। बेटा हम बात कर रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जीटीए अगर अपनी सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है अदर देन दीज जो मैं लिखवाऊंगा, फैक्ट्री अगर फैक्ट्री को देता है, अनरजिस्टर्ड है बेटा फैक्ट्री, टैक्सेबल होगी जीटीए की सर्विसेज। किसी सोसाइटी को देता है जो रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 बट जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो बेटा टैक्सेबल होगी। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सर्विसेज देता है जीटीए, बेटा टैक्सेबल होंगी। बच्चे किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज देता है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आता है बेटा, पढ़ा हुआ है आपने, कंपनी, एलएलपी, टैक्सेबल है बेटा। कंपनी, एलएलपी टैक्सेबल है।
ठीक है। फिर जीटीए अपनी सर्विसेज पार्टनरशिप फर्म को देता है। ये सब बेटा जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल होगा। ध्यान से सुनना बेटा, उन्होंने क्या कहा, इन 5 को छोड़ के, इन 5 को छोड़ के अगर जीटीए किसी और अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है ना तो एग्जेम्प्ट है। बेटा क्या कहा उन्होंने, इन 5 को छोड़ के, इन 5 के अलावा अगर जीटीए किसी और अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेटा सर्विसेज देता है अपनी, तो वो बेटा अदर्स, वो क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है, वो आपका बेटा एग्जेम्प्ट है। बात समझ आई बेटा, पक्का? तो मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या कहा, सुनो सुनो, उन्होंने क्या कहा, अगर जीटीए अपनी सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है अदर देन दीज 5, मतलब फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, इन 5 को छोड़ के अगर जीटीए किसी और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है तो वो बेटा क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जीटीए अपनी सर्विसेज किसको देता है बेटा, सोल प्रोप्राइटर को, जो बेटा जीएसटी में क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो बेटा उसको दी गई सर्विसेज क्या होंगी बेटा, एग्जेम्प्ट होंगी। हां, अगर 5 में से किसी को दिया तो टैक्सेबल है बेटा, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, इन 5 में से किसी को दी टैक्सेबल है, इन 5 के अलावा दी एग्जेम्प्ट है। खैर इनफैक्ट बेटा एक और है यहां पर, छठा भी, लेकिन वो मैं बेटा अभी ना समझा नहीं रहा हूं, वो मैं अगला चैप्टर कराऊंगा, वहां पर समझाऊंगा बेटा आपको। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एक और लिख लेना बेटा यहां पर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो इसको दी गई सर्विसेज भी बेटा टैक्सेबल होंगे। ये बेटा मैं अभी नहीं समझा रहा हूं क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है वो मैंने अभी बताया नहीं है आपको, नेक्स्ट चैप्टर में बेटा आपको बताऊंगा। फिलहाल बताओ मेरे को बेटा, पूरा पॉइंट याद हुआ? तो अगर जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है अदर देन 5 तो बेटा एग्जेम्प्ट है। अदर देन 5 कौन कौन है वो 5? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, इन 5 को देता है टैक्सेबल है, इनके अलावा किसी को देता है एग्जेम्प्ट है। बताओ बेटा मेरे को, समझ आया कि सबको? अच्छा, अब एक और बेटा पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, थर्ड पॉइंट, सॉरी सेकंड पॉइंट देखना बेटा। वेयर कंसिडरेशन चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज इज अप टू 1500 एग्जेम्प्ट। ध्यान से सुनना, इन अ सिंगल कैरेज। फिर वेयर कंसिडरेशन चार्ज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड फॉर अ सिंगल कंसाइनी, फॉर अ सिंगल कंसाइनी इज अप टू 750, तो बेटा एग्जेम्प्ट। क्या मतलब है बेटा, अभी समझाता हूं आपको, ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है। देखो ये आपका बच्चे जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। करो बेटा, ये आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब देखो बेटा ध्यान से जरा सुनना जो मैं कहूंगा। बेटा अपना 3
कंसाइनर हैं ए बी सी, ए बी सी, और 3 कंसाइनी हैं एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, ए अपना सामान भेज रहा है एक्स को, बी अपना सामान भेज रहा है वाई को, सी अपना सामान भेज रहा है जेड को बाय अ सिंगल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो देखो अब सुनो, तो बेटा 3 कंसाइनमेंट्स जीटीए ने अपने ट्रक में कर लिए लोड, ये 3 कंसाइनमेंट्स जीटीए ने अपने ट्रक में लोड कर दिए। ये है बच्चे ए का जो दिया जाना है एक्स को, ये है बी का जो दिया जाना है वाई को, ये है सी का जो दिया जाना है जेड को। तीनों कंसाइनमेंट से ट्रक पे क्या कर लिए लोड। अब सुनो, अब बेटा जो जीटीए है ना, वो इस कंसाइनमेंट का कंसिडरेशन यानी फ्रेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है बेटा 800 रुपये। तो ये जो ए का कंसाइनमेंट है जो एक्स के पास जाना है, इसका 800 रुपये चार्ज कर रहा है, वो बड़ा कंसाइनमेंट है ना, इसका 800 रुपये। अच्छा, जो बी का कंसाइनमेंट है उसका कंसिडरेशन वो चार्ज कर रहा है 600 रुपये। ठीक है, और जो ये सी का कंसाइनमेंट है बेटा, ये सबसे छोटा कंसाइनमेंट है, तो इसका कंसिडरेशन वो चार्ज कर रहा है 500 रुपये। दो मिनट बेटा, 2 मिनट बेटा। ये जो पहला वाला था ना, इसे 800 की जगह आप 700 कर दो। 700 800 की जगह 700 कर देना बेटा। ठीक है बेटा, अब ना थोड़ा सा मैं जो रीडिंग करवाऊंगा उससे इस एग्जाम्पल को रिलेट करना। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, सुनो मेरे को एक बात बताओ, टोटल कंसिडरेशन जो जीटीए चार्ज कर रहा है पर टोटल कंसिडरेशन जो जीटीए चार्ज कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कंसाइनमेंट्स, टोटल कंसिडरेशन जो जीटीए चार्ज कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कंसाइनमेंट्स, मतलब तीनों कंसाइनमेंट्स के रिस्पेक्ट में वो टोटल कंसिडरेशन जो चार्ज कर रहा है पर कैरेज, एक कैरेज में जितने भी कंसाइनमेंट्स लोडेड हैं सबके रिस्पेक्ट में टोटल कंसिडरेशन कितना बेटा, 700 प्लस 500 1200 प्लस 600 1800 रुपए चार्ज कर रहा है वो सारे कंसाइनमेंट्स के रिस्पेक्ट में, वो टोटल कंसिडरेशन 1800 चार्ज कर रहा है। बात समझ आई? पक्का? अब सुनो उन्होंने क्या कहा, यहां पर देखो बेटा, रिलेट करना बेटा। अब उन्होंने कहा वेयर कंसिडरेशन चार्ज्ड in respect of goods transported in a single carriage is up to 1500। तो टोटल कंसिडरेशन जो चार्ज किया जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कंसाइनमेंट्स ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज, बेटा कितना किया जा रहा है, 1800 रुपए। तो उन्होंने पता है क्या कहा, अगर 1500 रुपए तक चार्ज किया जा रहा है ना तो एग्जेम्प्ट है, नहीं तो बेटा टैक्सेबल होगा। तो कितना चार्ज किया जा रहा है बेटा, 1800, पूरे पे टैक्स आ जाएगा बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा। 1500 रुपए से ज्यादा कंसिडरेशन ले रहा है जीटीए इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज, 1500 रुपए से ज्यादा का कंसिडरेशन जीटीए ले रहा है, टैक्सेबल होगा, टैक्स आएगा बेटा इस पे। ठीक है, तो उन्होंने एक बात कही है, जीटीए एक कैरेज में जितने भी कंसाइनमेंट्स लेके जा रहा है, हर कंसाइनमेंट का जो कंसिडरेशन है उसका टोटल कर दो, और अगर वो टोटल कंसिडरेशन एक कैरेज का 1500 से
ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। अभी एक बात और है बेटा, ठीक है, अभी एक और बेटा, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करूंगा, देखना है आपने। ठीक है बेटा, 3 बच्चे कंसाइनर हैं, ए बी सी, 3 कंसाइनर हैं और 3 कंसाइनी है, एक्स वाई जेड, 3 कंसाइनी है। ए अपना सामान एक्स को भेज रहा है, बी वाई को, सी जेड को। बेटा ये रहे तीनों के कंसाइनमेंट। ये बच्चे ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ठीक है, फिर इसका कंसिडरेशन लिया जा रहा है 800 रुपये, इसका कंसिडरेशन लिया जा रहा है 400 रुपये और इसका कंसिडरेशन लिया जा रहा है 200 रुपये। कॉपी करो बेटा। क्लियर? अब मुझे पहले एक बात बताना, सुनो सुनो, एक बात बताना। एक कैरेज में बेटा ध्यान से सुनना, एक कैरेज में 3 कंसाइनमेंट्स हैं, तीनों के कंसिडरेशन का बेटा टोटल करो। 800 प्लस 200 1000 प्लस 400 1400। इसका मतलब एक कैरेज में जितने भी कंसाइनमेंट्स हैं सबका कंसिडरेशन मिला के 1400 रुपए चार्ज किया जा रहा है, 1500 रुपए से कम। तो बेटा टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। 1500 तक तो एग्जेम्प्ट है पक्का। लेकिन बेटा अब उन्होंने एक शर्त और लगाई, ठीक है, और क्या लगाई बेटा? इफ कंसिडरेशन charged in respect of one consignee exceeds 750 तो बेटा टैक्सेबल हो जाएगा। अब सुनो बेटा, उन्होंने कहा एक कैरेज का टोटल कंसिडरेशन तो 1500 से कम है, लेकिन एक कंसाइनी का कंसिडरेशन तो 750 से ज्यादा है ना। मुझे बताओ कौन से कंसाइनी का कंसिडरेशन बेटा 750 से ज्यादा है? इसका 750 से कम है, इसका 750 से कम है, इसका बेटा 750 रुपए को एक्सीड कर रहा है इसका। तो याद रखना टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन बेटा पूरे पे टैक्स नहीं आएगा ना, सिर्फ 800 रुपए पे टैक्स आएगा। 200 और 400 तो 750 से नीचे हैं, तो पूरे कैरेज पे टैक्स नहीं आएगा, सिर्फ एक एक कंसाइनमेंट पे टैक्स आएगा। तो टैक्स आएगा ऑन रुपीज 800। 800 रुपए वाले कंसाइनमेंट पे टैक्स आएगा। मेरी अभी बात सुनना बेटा, बेटा ध्यान से मेरी बात ना सुननी है। पहले कॉपी करो, मैं आपको दोबारा समझाता हूं बेटा, अभी समझ आ जाएगा बच्चे। बेटा पता है क्या, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। उन्होंने आपको ना बस 2 शर्तें देखने को कही हैं। पता है कौन सी 2 शर्तें बेटा? बात समझना, 2 शर्तें देखनी है बेटा। कौन सी 2 शर्तें? पहले देखो कंसिडरेशन कितना चार्ज किया जा रहा है पर कैरेज, मतलब एक कैरेज का कंसिडरेशन कितना है सारे कंसाइनमेंट्स का मिला के, पर कैरेज कंसिडरेशन। अब उसमें एक कंसाइनमेंट हो या 10 हो, कंसिडरेशन पर कैरेज कितना है?
अगर कंसिडरेशन पर कैरेज बेटा 1500 रुपए या उससे कम है तो बेटा एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, एक कैरेज का टोटल कंसिडरेशन एग्रीगेट कर दो ना, सारे कंसाइनमेंट्स का कंसिडरेशन ऐड कर दो बेटा, कैरेज का कंसिडरेशन आ जाएगा। और अगर कैरेज का कंसिडरेशन 1500 रुपए या उससे कम है बेटा एग्जेम्प्ट है, पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन बेटा एक शर्त और है, क्या? कंसिडरेशन अब पर कैरेज नहीं देखना है बेटा, अब कंसिडरेशन देखना है इंडिविजुअली, पर कंसाइनी देखना है। पर कंसाइनी कंसिडरेशन अगर 750 या उससे कम है ना तो क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बेटा एक बात समझो, पहले तो क्या करना है, पहला स्टेप क्या है बेटा? आपके कैरेज में जितने भी कंसाइनमेंट्स हैं, जितने भी 1 2 3 10 15 20 जितने भी कंसाइनमेंट हैं, सबके कंसिडरेशन को ऐड कर दो। ठीक है, अगर कंसिडरेशन 1500 रुपए या उससे कम है तो एग्जेम्प्ट है, 1500 से ज्यादा है तो बेटा पूरे कैरेज में जितने भी कंसाइनमेंट्स हैं सब पे जीएसटी आएगा बेटा, सब पे। अच्छा, दूसरी बात, पूरे कैरेज का कंसिडरेशन तो 1500 से कम है, पूरे कैरेज का कंसिडरेशन तो 1500 से कम है, जैसे हमारे वाले केस में 1400 था। लेकिन किसी एक कंसाइनी का 750 से ज्यादा हो गया तो बेटा फिर जीएसटी आएगा। लेकिन पूरे कैरेज पे थोड़ी ना लगा दोगे भाई, पूरे कैरेज पे क्यों लगा दोगे? पूरे कैरेज का कंसिडरेशन तो 1500 से कम है, तो पूरे कैरेज पे नहीं आएगा, सिर्फ जिसका 750 से ज्यादा है उसी पे तो आएगा ना जीएसटी। इस पे जीएसटी नहीं आएगा, और 400 रुपए वाले पे, इस पे भी बेटा जीएसटी नहीं आएगा। तो दो बातें देखनी है, पहले पर कैरेज देखो। ठीक है, अगर पर कैरेज फुलफिल हो जाता है, पर कंसाइनी देखने की जरूरत ही नहीं। यानी अगर पर सुनो अगर पर कैरेज ही बेटा 1500 से ज्यादा हो गया तो पर कंसाइनी देखने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो पूरे कैरेज पे ही जीएसटी आएगा बेटा। लेकिन हां, अगर पूरे कैरेज का कंसिडरेशन 1500 से कम है तो देखोगे पर कंसाइनी, और अगर पर कंसाइनी 750 से ज्यादा होगा तो जिस कंसाइनी का 750 से ज्यादा है उस पे लगा दो ना जीएसटी, क्या दिक्कत है? पॉइंट बताओ, बात समझ आई बेटा? कॉपी करो इसे। पक्का बेटा, समझ आया? ठीक है ना बेटा? तो सबसे पहले क्या देखना है जरा बताओ? पर कैरेज। तो एक कैरेज में जितने भी कंसाइनमेंट्स हैं सबके कंसिडरेशन का टोटल करो। अगर वो टोटल 1500 रुपए को एक्सीड कर देता है फिर तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं, पूरे कैरेज पे क्या आ जाएगा? जीएसटी आ जाएगा बेटा। ठीक है, लेकिन अगर पूरे कैरेज का कंसिडरेशन 1500 को एक्सीड नहीं करता तो फिर देखोगे पर कंसाइनी, और अगर किसी कंसाइनी का 750 से ज्यादा है तो उसके कंसाइनमेंट पे क्या आएगा? जीएसटी। पूरे कैरेज पे नहीं, जिसका 750 से ज्यादा है उसके कंसाइनमेंट पे जीएसटी आएगा। समझ आया बेटा जीटीए का केस? बाकी बेटा एक पॉइंट इसमें और दे रखा है, क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और एनी गवर्नमेंट एजेंसी शैल बी एग्जेम्प्ट। तो जीटीए ने अगर कोई सर्विस दी है किसी डिपार्टमेंट को या किसी एस्टैब्लिशमेंट को ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट एजेंसी, एग्जेम्प्ट है बेटा। पक्का बताओ बेटा, जीटीए का केस पूरा क्लियर हुआ यहां तक? एक बड़ी काम की बात है बेटा, मैं और डिस्कस कर लूं आपसे, ध्यान से मेरी बात समझनी है बेटा। रेट्स ऑफ टैक्स, ध्यान से सुनना है, मैं बड़ी काम की बात करने वाला हूं बेटा। जीटीए में ना बेटा रेट्स ऑफ टैक्स दो स्पेसिफाइड है, एक नहीं दो। कौन कौन से दो बेटा? 5% और 12%। अब ध्यान सुनना बेटा,
बेटा पता है क्या, ये ना आपको एक ऑप्शन दिया गया है। आपको क्या दिया गया है बेटा, एक ऑप्शन दिया गया है। आपके पास एक ऑप्शन है, किसके पास बेटा ऑप्शन है, जीटीए के पास। ध्यान से सुनना बेटा, जीटीए चाहे तो 5% वाला रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट कर सकती है, या जीटीए चाहे तो 12% का रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट कर सकती है। अब आप कहोगे सर इसमें ऑप्शन क्या है, ऑब्वियस सी बात है 5% वाला ही ऑप्ट करेगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। 5%, अगर आप 5% ऑप्ट करते हो ना, फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते बेटा आप। देखो ऐसा है, एक ही बेनिफिट मिलेगा ना, या तो लोअर रेट ऑफ टैक्स दो और आईटीसी मत लो, या हायर रेट ऑफ टैक्स लो और आईटीसी भी लो। तो गवर्नमेंट ने कहा 5% अगर ऑप्ट करते हो 5% पे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर 12% देना चाहते हो तो 12% दे दो, उस केस में आईटीसी ले पाओगे, इनपुट टैक्स ले पाओगे। बात समझ आई? ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जीटीए 5% वाला रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट करती है ना, तो बेटा उस पे रिवर्स चार्ज है। 5% वाले पे बेटा रिवर्स चार्ज है, मतलब ये 5% जमा करवाने की जिम्मेदारी जीटीए की नहीं है, रिवर्स चार्ज है ना बेटा, रेसिपिएंट की जिम्मेदारी है। अब फिर वही बात आती है, बता चुका हूं, रेसिपिएंट कौन होगा, कंसाइनर या कंसाइनी? कौन होगा बेटा? जो भी फ्रेट देगा वो रेसिपिएंट होगा। तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, लायबिलिटी किसकी आती है, रेसिपिएंट की। अब कंसाइनर होगा या कंसाइनी, हूसोएवर पेज फ्रेट, जो भी फ्रेट देगा बेटा उसकी लायबिलिटी होगी, पक्का। और बेटा एक बात याद रखना, और अगर जीटीए 12% वाला रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट करती है तो आईटीसी ले पाएगी बेटा, और अप्लाई होता है फॉरवर्ड चार्ज, मतलब लायबिलिटी बेटा किसकी आएगी, जीटीए की आएगी। याद रखोगे? तो अगर जीटीए 5% वाला रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट करती है तो आईटीसी नहीं ले सकती, रिवर्स चार्ज आएगा, मतलब लायबिलिटी सरकार तक पहुंचाने की रेसिपिएंट की होगी। कौन होगा रेसिपिएंट, कंसाइनर या कंसाइनी, जो भी फ्रेट देगा, ठीक है। अच्छा, अगर जीटीए 12% वाला रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट करती है तो आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगी। उस केस में बेटा जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी किसकी आएगी, जीटीए की आएगी, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, पक्का। तो गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन बेटा किसको दे दिया है, जीटीए को दे दिया है। आप 5% लेना चाहते हो 5% ले लो, 12% लेना चाहते हो 12% ले लो, 5% लेते हो तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और लायबिलिटी रेसिपिएंट की आएगी जमा कराने की। अगर 12% ऑप्ट करते हो तो आपकी लायबिलिटी आएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाओगे, जीएसटी आपको जमा करना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा बेटा। ये बेटा पूरा केस है आपके जीटीए का, समझ आया बेटा? चलो, बाकी बेटा खास कुछ है नहीं, अब मेन तो यही था जीटीए। तो बेटा हम रोड का केस कर रहे थे ना, रोड के थ्रू अगर आप कोरियर एजेंसी के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो टैक्सेबल है, जीटीए के थ्रू वैसे टैक्सेबल है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट है, मैंने आपको बताया, और बाकी केसेस में बेटा एग्जेम्प्ट रहेगा। अच्छा, रेल बेटा, रेल के थ्रू मालगाड़ी बेटा, मालगाड़ी गुड्स ट्रेन होती है ना, मालगाड़ी, बेटा जो मालगाड़ी होती है यानी गुड्स ट्रेन, उनके थ्रू अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो टैक्सेबल है। लेकिन इसमें भी बेटा एक पॉइंट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉलोइंग गुड्स बाय रेल ऑब्लिक वेसल भी है बेटा, यहां पर इज एग्जेम्प्ट। कौन कौन से गुड्स बेटा, गुड्स स्पेसिफाइड फॉर जीटीए, याद आता है 9 गुड्स जीटीए के लिए स्पेसिफाइड थे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट। तो 9 गुड्स तो वही वाले हैं जो जीटीए में स्पेसिफाइड थे, प्लस एक और है बेटा यहां पर
रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ट्रेन से रेलवे इक्विपमेंट तो ला ही सकते हो ना, कोई टैक्स नहीं लगेगा बेटा। जीटीए, मेरी बात सुनो, जीटीए के थ्रू अगर रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल लाते हो बेटा टैक्सेबल है, लेकिन अगर रेल के थ्रू या वेसल, वेसल मतलब शिप, जो बड़ी बड़ी बेटा जहाज होते हैं, जो शिप्स के थ्रू लाते हो तो वो क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है। तो जीटीए के थ्रू अगर रेलवे इक्विपमेंट्स ट्रांसपोर्ट करोगे टैक्सेबल, रेल या वेसल के थ्रू करोगे तो एग्जेम्प्ट। तो याद रखना, रेल और वेसल के थ्रू कितने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है बेटा, 10 गुड्स का। 9 तो वही है जो जीटीए में स्पेसिफाइड थे, प्लस रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल भी है। ठीक है बेटा। बाकी एयर की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एयर के थ्रू, एग्जेम्प्ट। विद इन इंडिया हो रहा है, टैक्सेबल। वाटर की बात करें, अगर रिवर के थ्रू हो रहा है मतलब इनलैंड वाटरवेज के थ्रू, एग्जेम्प्ट। सी के थ्रू बात करें मतलब वेसल, शिप के थ्रू, टैक्सेबल। बेटा याद रखना, यहां पर भी अगर 10 गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो वेसल के थ्रू, एग्जेम्प्ट है बेटा। अदर गुड्स का करते हो, उन 10 के अलावा अदर गुड्स का करते हो तो टैक्सेबल होगा। बेटा ट्रेन में भी यही है, अगर 10 गुड्स का करते हो तो एग्जेम्प्ट है, 10 के अलावा किसी और गुड्स का करते हो बेटा तो टैक्सेबल होगा। कौन से हैं वो 10 गुड्स? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट और रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल। ये 10 गुड्स अगर आप रेल या वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हो, एग्जेम्प्ट। रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल जीटीए के थ्रू करोगे बेटा टैक्सेबल हो जाएगा। लो बेटे, ये आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का केस। पक्का बताओ बेटा, पूरा केस समझ आया सबको? बहुत डिटेल में बेटा हमने डिस्कस किया है, पक्का समझ आया? चलो बच्चे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।